अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ टू मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन्स इन डिफरेंट कंट्रीज। एक जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके दो मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न है, बट वो दोनों डिवीज़न अलग अलग कंट्रीज़ में हैं। एक डिवीज़न ए है जो इंडिया में है, जो क्या मैन्युफैक्चर करता है, गाड़ियों के इंजन मैन्युफैक्चर करता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 10,000 यूनिट्स की, यानी एक साल में 10,000 इंजन बना सकता है। और एक इंजन बनाने की जो वेरिएबल कॉस्ट आती है वो आती है 8,000 पर यूनिट। एंड द डिवीज़न कैन सेल 8,000 इंजन एक्सटर्नली टू कस्टमर विद इन इंडिया एट 11,000 पर यूनिट्स। देखो वो 10,000 इंजन जो है वो बना सकता है, ठीक है। और उस एक इंजन को बनाने की कॉस्ट कितनी आती है, 8,000 यूनिट आती है। और इन 10,000 में से 8,000 तो है जो वो बेच देता है, एक्सटर्नली बेच देता है इंडिया में। कितने रुपए में बेचता है, 8,000 रुपये वेरिएबल कॉस्ट आती है बनाने की, और 11,000 रुपये में बेच देता है। और 2,000 अभी भी इसके पास आइडल कैपेसिटी है, ठीक है। द अदर डिवीजन बी इज इन इटली डेट रिक्वायर्स 5,000 इंजन्स एवरी ईयर टू असेंबल दैम फर्दर इनटू कार्स। तो इटली में भी एक डिवीज़न है, वो क्या करता है, असेंबली का काम एक तरीके से मान लो करता है। तो वो उसको 5,000 इंजन चाहिए होते हैं हर साल गाड़ी में असेंबल करने के लिए। इट परचेजेज दिस इंजन फ्रॉम द वेंडर इन इटली एट अ प्राइस डेट इज इक्विवेलेंट टू ₹9,000 पर यूनिट। लेकिन वो जो वेंडर है वो इटली में किसी दूसरे सप्लायर से ये इंजन जो है वो ख़रीद लेता है, और उसकी कॉस्ट आती है इंजन की, एक इंजन की 9,000 रुपये कॉस्ट आती है। If Division B were to purchase these units from Division A, the transfer price would be 10,000 per unit. Since no selling expenses need to be incurred on internal sales, variable cost of such transfer would be 7,000 per unit. कह रहा है कि अगर डिवीज़न बी जो कि इटली में है, जो कि असेंबली करता है, जिसको कि 5 इंजन की रिक्वायरमेंट है, कहता है कि अगर वो जो है वो किससे ले, डिवीज़न ए से ले, जो इंडिया में जो इंजन मैन्युफैक्चर करता है डिवीज़न, उससे अगर वो इंजन ले तो उसको 10,000 रुपये में पड़ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में जो डिवीज़न ए है इंडिया में, वो बेच कितने में रहा है, इंडिया में वो 11,000 रुपये में बेच रहा है, और इसको कितने में देगा, 10,000 रुपये में दे देगा। अब ये कह रहा है कि 10,000 रुपये में क्यों देगा। तो देखो, जो अभी चूँकि इंटरनल सेल है, तो इसलिए इंटरनल सेल के कारण जो सेलिंग और जो सेलिंग मार्केटिंग की जो कॉस्ट आती है 1,000 की, वो कम हो जाएगी। तो यानी वेरिएबल कॉस्ट जहाँ उसकी इंडिया में बेचने में 8,000 रुपये में आती थी, वहीं पे उसकी वेरिएबल कॉस्ट अब कितनी आएगी, 7,000 रुपये की। तो वो क्या कर सकता है, वो 11,000 रुपये में बेचता था, वो 1,000 रुपये कम कर सकता है, क्योंकि उसकी कॉस्ट की सेविंग हो रही है, तो 10,000 रुपये में बेच सकता है। वो ये बात कह रहा है। If division A accepts the internal order from division B, it will have to curtail some of its external sales. कहता है कि अगर डिवीजन ए जो इंटरनल ऑर्डर है डिवीजन बी का, अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसको अपनी कुछ सेल्स जो है लॉस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो, डिवीजन ए के पास जो है आइडल कैपेसिटी वो कितने की है, 2,000 यूनिट की। कैसे? क्योंकि 10,000 की फुल कैपेसिटी है और 8,000 यूनिट तो उसकी सेल हो जाती है, यानी सिर्फ 2,000 की आइडल कैपेसिटी है। लेकिन जो डिवीजन बी इसको चाहिए कितने यूनिट, 5,000 यूनिट चाहिए, यानी 3,000 यूनिट के लिए उसको एक्सटर्नल सेल जो है डिवीजन ए को अपनी कम करनी पड़ेगी। और जो टैक्स रेट है इंडिया में 30% का है, इटली में 40% का है। डिटरमाइन इफ द कंपनी विल बेनिफिट ओवरऑल इफ डिवीजन बी परचेजेज फ्रॉम डिवीजन ए। अब हमें पता करना है कि क्या जो कंपनी है वो ओवरऑल उसका बेनिफिट होगा अगर जो डिवीजन बी है वो इंजन असेंबल करने के लिए किससे परचेज करे, डिवीजन ए से। तो देखो एक बार कोई समरी क्वेश्चन की, दो डिवीजन है, डिवीजन ए इटली में है, डिवीजन ए इंडिया में है, डिवीजन बी इटली में है। डिवीजन ए इंजन को मैन्युफैक्चर करता है और डिवीजन बी क्या करता है, इंजन को असेंबल कर देता है गाड़ियों में। जो इसकी सेलिंग प्राइस है वो इंडिया में कितने में बेच देता है, डिवीजन इंजन को 11,000 रुपये में बेच देता है। उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है, जो अगर वो एक्सटर्नल सेल करता है तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट आती है 8,000, अगर वो डिवीजन बी को करता है तो आती है उसकी 7,000, क्योंकि इसको सेलिंग मार्केटिंग एक्सपेंसेस 1,000 रुपये का सेविंग हो जाती है। इसलिए जो इंटरनल सेल करता है उसमें वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ 7,000 आती है। कैपेसिटी इसकी 10,000 यूनिट की है और आउटसाइड डिमांड 8,000 यूनिट की है, यानी आइडल कैपेसिटी इसकी कितनी हुई, 2,000 यूनिट की हो गई। अब जो डिवीजन बी है उसको 5,000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, और जो एक्सटर्नल प्राइस जो अभी हाल फिलहाल जो अपने इटली में दूसरा सप्लायर है उससे खरीद रहा है, तो उसको प्राइस कितनी की पड़ रही है, 9,000 पर यूनिट की पड़ रही है। लेकिन अगर यही इंजन ये डिवीजन ए जो इंडिया में है उससे मंगवाता है तो उसको 10,000 रुपये की पड़ेगी। तो देखो महंगी पड़ रही है ना, बट फिर भी अगर ये खरीदता है तो क्या ओवरऑल कंपनी को बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। तो देखते हैं, पहले इस तरीके से देखते हैं।
देखो टोटल रिक्वायरमेंट है कितनी डिवीजन बी की, 5000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। तो डिवीजन ए आइडल कैपेसिटी से कितने फुलफिल कर सकता है, 2000 यूनिट तो आइडल कैपेसिटी से फुलफिल कर सकता है, और बाकी 3000 यूनिट के लिए अपनी सेल उसको बाहर एक्सटर्नल कस्टमर को कम करनी पड़ेगी डिवीजन ए को। तो जो 2000 यूनिट है उसके लिए मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितना होना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट होना चाहिए, और जो 3000 यूनिट है उसके लिए मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि 3000 यूनिट जो ये बाहर बेचा था वो उसको बाहर वाले को सेल करना बंद करके इसको ट्रांसफर करेगा, तो इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो मिलनी चाहिए ना। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, जब वो इंटरनेट ट्रांसफर करता है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है, 7000 रुपये की आती है। तो इधर भी 7000 लिख दिया, इधर भी 7000 लिख दिया। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट कितनी, देखो वो इंडिया में वो बेचा था 11,000 रुपये में बेच देता था, और उसकी वेरिएबल कॉस्ट आती थी जब वो एक्सचेंज में सेल करता था तब उसकी वेरिएबल कॉस्ट आती थी 8000, यानी उसको 3000 रुपये का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो यानी देखो 2000 यूनिट पे मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितनी हुई, 7000, और 3000 यूनिट पे जो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस हुई कितनी हुई, 10,000। 7000 प्लस 3000 10,000 हुई। तो अब देखो टोटल जो है वो कितना वो पे करेगा, मतलब एक तरीके से कितना उसे कितना लेगा, 2000 यूनिट के लिए 7000 लेगा और 3000 यूनिट के लिए 10,000 लेगा, और टोटल उसको 5000 यूनिट देगा। तो यानी मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस कितनी हो गई, 8800 हुई एक यूनिट की मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस। तो देखो एक्चुअल ट्रांसफ़र प्राइस है कितने की, 10,000 की है एक्चुअल ट्रांसफ़र प्राइस, और मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस कितनी है, 8800। तो अगर एक्चुअल में से अगर हम मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस को माइनस करेंगे तो बेनिफिट आ जाएगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट आएगा डिवीजन ए को। डिवीजन ए को तो बेनिफिट यहाँ पे हो ही रहा है 3000 का, उसको लॉस थोड़ी हो रहा है, वो अपना लॉस करके थोड़ी दे रहा है। बट जो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो होगा वो इतने का हो जाएगा, 1200 पर यूनिट पे हो जाएगा। तो ये यूनिट कितने ट्रांसफ़र कर रहा है, ये 5000 यूनिट ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उसको टोटल जो है प्रॉफिट कितना का होगा, या टोटल जो कह ले बेनिफिट कितने का होगा डिवीजन ए को, 60 लाख रुपये का बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके इस क्वेश्चन को आप दूसरे एंगल से भी समझ सकते हो। देखो यहाँ पे इसका जो ट्रांसफ़र प्राइस है वो कितना हुआ, 10,000 हो गया, सॉरी 10,000 नहीं, देखो ये ऑलरेडी जब ये 3000 यूनिट जब ये बेचता है मार्केट में बाहर, तो इसको कितना का मुनाफा होता है, 3000 रुपये का मुनाफा होता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, और जब ये बेचेगा किसको, डिवीजन को, तब इसको कितना का मुनाफा होगा, देखो तभी मिनिमम प्राइस 3000 यूनिट की कितनी आई, 3000। यानी चाहे ये एक्सटर्नल कस्टमर को बेचे चाहे ये इंटरनल कस्टमर को बेचे, तो जो 3000 यूनिट्स है उसके ऊपर तो उसको कोई लॉस नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। फिर अगर ये डिवीजन बी का जो ऑर्डर है अगर ये एक्सेप्ट करता है तो इसकी जो आइडल कैपेसिटी थी जो 2000 यूनिट्स की, वो भी ये यूज़ कर सकता है, बिल्कुल यूज़ कर सकता है। तो उसके ऊपर इसको कितना बेनिफिट होगा, तो 7000 का इसका वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है, और ये बेच कितने में एक्चुअल में 3000 रुपये में बेच रहा है, यानी 2000 यूनिट के ऊपर इसको 3000 रुपये का जो है प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्रॉफिट टोटल इसका कितना हुआ, 60 लाख रुपये का होगा। तो आप दूसरे तरीके इस तरीके से भी निकाल सकते हो, और या इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ये तरीका क्या है, जो नॉर्मली अभी हम जो मेथड फॉलो करते आ रहे हैं ये वो तरीका है, और ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा शॉर्टकट, थोड़ा दिमाग लगाने वाला तरीका है। वैसे ईजी तरीका तो यही है, बाकी आप ये फॉलो करना चाहो तो ये वाला तरीका भी फॉलो कर सकते हो। खैर नेट बेनिफिट कितना हो गया, 60 लाख रुपए का हो गया, उसमें से इंडिया में है डिवीजन है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा 30%। तो नेट बेनिफिट ओवरऑल देखो, एक ग्रॉस बेनिफिट था, टैक्स माइनस किया तो नेट बेनिफिट कितना हो गया, 42 लाख रुपए का नेट बेनिफिट हो गया। ठीक है, अगर लेकिन जो डिवीजन बी है उसको तो लॉस हुआ, क्योंकि डिवीजन बी को जो इंजन 9000 रुपये में अपने देश में से खरीद रहा था वो 10,000 रुपये में खरीद रहा है इंडिया में, तो उसको तो लॉस हो रहा है। तो देखो उसको लॉस कितना का हुआ, उसको एक इंजन पे 1000 रुपये का लॉस हो रहा है, और 5000 इंजनों खरीद रहा है, यानी टोटल उसको कितने का 50 लाख रुपये का घाटा हो रहा है। लेकिन घाटा हो रहा है तो उसको टैक्स सेविंग भी तो हो रही होगी ना उस घाटे के ऊपर, उसको टैक्स सेविंग भी मिल रही होगी। तो इटली में टैक्स सेविंग है कितने की, 40% की है रेट, टैक्स सेविंग कितनी हो जाएगी उसको 20 लाख रुपए की, यानी उसका टोटल जो नेट लॉस होगा वो कितने का होगा, सिर्फ 30 लाख रुपए का। तो नेट लॉस 30 लाख रुपए का। तो डिवीजन ए है उसको 42 लाख रुपए की सेविंग हो रही है, इसको नेट लॉस हो रहा है 30 लाख रुपए का, यानी नेट ओवरऑल जो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। वो देखो 42 लाख रुपए का प्रॉफिट, लॉस 30 लाख रुपए का, तो नेट जो है बेनिफिट हो रहा है कंपनी को 12 लाख रुपए का नेट बेनिफिट ही हो रहा है।